ओके जी। सो आई होप ग्राफिक्स के मामले में समझ आई बात कि ग्राफिक्स और टेबल्स में आपने क्या चीज प्रेफरेंस किसको देनी है और फिर अकॉर्डिंगली आपने जब बनाना है तो कैसे बनाना है, ये चीज मद्देनजर होनी चाहिए। So here legends are clear, data is better organized, trend lines are present. So follow these instructions. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स से बता दिए कि आप अपने आपके काम में लाजमी इक्वेशंस होंगी, कोई डाटा होगा, तो उसको लिखने के लिए कभी भी वर्ड का टेक्स्ट यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इक्वेशन एडिटर्स आपके वर्ड के अंदर एम्बेड होते हैं। ऑलवेज यूज दोज इक्वेशन एडिटर्स व्हेनेवर यू राइट मैथमेटिक्स ऑफ योर पेपर्स, ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल्स, ऑफ योर थीसिस। हमेशा इक्वेशन एडिटर्स को यूज करें जहां भी मैथमेटिक्स आपने डिफाइन करनी है। ऐसे नहीं कि टाइप करते हुए x इक्वल्स टू 2x यहीं से खट खट कर, नहीं। इक्वेशन एडिटर खोले, इक्वेशन इंसर्ट करें और फिर उसको यूज करें, बिकॉज प्रोफेशनल लुक उससे आती है। किससे आती है? इक्वेशन एडिटर। ये कहाँ होता है? ये वर्ड में होता है सर। पक्की बात है? यस सर। सबने किया हुआ है। अगर किया हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो आइंदा से ख्याल करना है। और इसमें अल्टरनेट सोर्स ये है कि आप आजकल बहुत अच्छा ऑनलाइन सोर्सेज हैं टेक्स्ट टेक्स्ट लिखने की, TEX टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या लेटेक्स की। लेटेक्स में आप लोग जो है बजाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने के, जो प्रोफेशनल राइटिंग की जाती है वो लेटेक्स में की जाती है। लेटेक्स की जो टाइप सेटिंग है या जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा खूबसूरत होती है, ज्यादा प्रोफेशनल होती है। आपने बुक्स जो देखी है, बुक्स की जो प्रिंट्स होते हैं वो रेगुलर वर्ड में नहीं लिख सकते आप। वर्ड में वर्ड की PDF जब भी बनेगी वो एक स्टैंडर्ड PDF बनेगी, वो उतनी अच्छी प्रिंट नहीं निकलेगी जितनी अच्छी लेटेक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लेटेक्स में भी लोग काम करते हैं और आजकल ऑनलाइन बड़े अच्छी सोर्सेज अवेलेबल हैं लेटेक्स को यूज करने की। उसके कुछ फायदे हैं लेटेक्स के कि उसमें आपको हर दफा चेंजेस नहीं करनी पड़ती। एक दफा चेंज करेंगे तो वो सारी डॉक्यूमेंट में इक्वली हर चीज चेंज कर देता है, और बहुत सारी और फायदे हैं, बट वो यूज करने से पता चलते हैं आपको। और इसमें जो आजकल बड़ा फेमस टूल है ऑनलाइन, उसका नाम है, क्या नाम है? अ, मेरा नाम जहन से निकल रहा है। एनीबडी ऑनलाइन जी, किसी को ऑनलाइन लेटेक्स सोर्स का पता है? एक बड़ी फेमस सोर्स है। साजिद साजिद रशीद। सर मैंने यूज नहीं किया अभी तक। यूज नहीं किया? ओवरली नहीं, ग्रामरली अलग है, इसका नाम है, लेट मी सर्च। चले, मैं थॉट कि आप में से पता होगा लोगों को, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, सर्च करें। नहीं, ओवरली नहीं है। ओवरलीफ सर। नहीं नहीं, मैं ओवरलीफ, यस सॉरी, ओवरलीफ। मैं भी वही सोच रहा था कि नाम ओवरली सही आता है। हाँ जी, ओवरलीफ है। ओवरलीफ। तो अगर से मैं ऑनलाइन एक मिनट सर्च सेंट आपको कर दूँ उसकी शेयर स्क्रीन, और इसमें हम ओवरलीफ को शेयर कर लें और यहाँ पे भी शो कर दें। ठीक है, ओके जी। ओवरलीफ, ओवरलीफ ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर है ये, जिस तरह वर्ड एडिटर होता है। तो इसका आप, इट्स अ वेरी effective and very beautiful, I would say. Once you use it, it makes your life easier in lot of things. इक्वेशन लिखने के पर्सपेक्टिव से, इक्वेशन की नंबरिंग करने के पर्सपेक्टिव से, रेफरेंसेस डालने के पर्सपेक्टिव से, ये वर्ड से बहुत बेहतर है, इसलिए दुनिया में यूज होता है। टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, थीसिस के टेम्पलेट्स हैं, रिसर्च पेपर्स में आप जिस कॉन्फ्रेंस और जिस जर्नल में जाना चाहते हैं उनके टेम्पलेट्स हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है और PDF बन जाती है। प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं है ये, लेकिन ये कि इसकी डॉक्यूमेंट को अगर आप यूज करना चाहें, PDF को कहीं पे लिंक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है।
लाइक देखें ये सारा रिकॉर्ड इसने रखा हुआ है जो मैंने यूज किए हुए हैं। अब ये एक डॉक्यूमेंट है, ये उसका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड पे स्क्रीन चल रही है देखें, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, एक दफ़ा ये टेम्पलेट्स में आपने चीज़ें फिल करनी है और वहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन दी होती है। और यू जस्ट नीड टू मे बी यूज अ रिकम्पाइल, जब लिख लें आप जस्ट कंपाइल करेंगे यहाँ पे और ये आपकी पीडीएफ जो यहाँ पे जनरेट कर देगा लाइक दिस। ठीक है, हाँ ये यूज करते हैं। अब देखिए इस इसका जो, अब मैं इसकी आपको पीडीएफ भी दिखाता हूँ। ये पीडीएफ आपकी वर्ड से कभी भी नहीं बनती। ठीक है, मैंने ये जैसा इसकी पीडीएफ बनाई है, इसको मैंने सेव किया और मैंने इसको खोल खोल लिया यहाँ पे। अब देखें ये पीडीएफ, आप हजार कोशिश कर लें वर्ड से ये पीडीएफ कभी नहीं बनेगी। अब इस स्टैंडर्ड पे, इस स्टाइल में, इस खूबसूरती के साथ नहीं बनेगी। ये टेम्पलेट के अंदर है ना, टेम्पलेट में उसने मेंशन किया हुआ है, जब टेम्पलेट के अंदर चीजें ऑटो पे आ रही हैं, टेम्पलेट में ये डिफाइंड है। निकालना चाहें तो टेम्पलेट के अंदर एक खास चीज, इसको कमांड को आप खत्म करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली इसकी फिगर्स देख लीजिए, आप इसके टेक्स्ट को देख लीजिए, इसकी वैसे देखने की इसकी खूबसूरती को देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसमें एक वाज़ेह फर्क है, आपको नजर आएगा। उसके लिए बस एक आंख चाहिए, अगर आप देखेंगे तो different। ठीक है, इक्वेशंस देख लें अब आप चाहे हजार कोशिश कर लें, ये वर्ड में इक्वेशंस भी इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। वर्ड तो एक समझें कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था, तो वो नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। और दिस इज दी ओवरलीफ। ये ऑनलाइन फ्री टूल अवेलेबल है। आप वहाँ पे अपनी मर्जी से एक टेम्पलेट इंसर्ट करें, चीज़ें डाल डाल लिखें, पीडीएफ बनाएं और जिधर आपने सबमिट करना है सबमिट करें। प्रिंट लेना प्रिंट लें, आपकी चॉइस। ठीक है जी, ऑनलाइन लोगों को भी नजर आ रहा है ना ये? जी सर, नजर आ रहा है। तो इसको एक्सप्लोर, ये क्या है, ये एक्सप्लोर करना है सर। देखें अब ये एक, जिस तरह एमएस वर्ड में आपकी एक्सपर्टीज गेन हुई है, जो इसको इस्तेमाल करेगा, आज करना शुरू करेगा, तो एक महीने बाद अच्छा हो जाएगा, 2 महीने बाद और अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो विद इन 6 मंथ्स आप इसके मास्टर बन जाएंगे। फिर आप खुद ही कहेंगे यार कि मैं क्या टाइम जाया करता रहा हूँ वर्ड्स के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के ऊपर, बिकॉज दैट इज नॉट यूज्ड इन दी वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान। क्योंकि हमें फ्री मिल जाता है ना, यहाँ पे क्रैक वर्जन मिल जाते हैं। जिनको पे करना पड़ता है वो फिर कभी भी नहीं जाते उसके एमएस वर्ड के ऊपर। सारी दुनिया ये इस्तेमाल करती है, लेस ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल है, नहीं तो नहीं लोग यूज करते। ठीक है, अच्छा जी, ओके। सो विद दिस वी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन सेशन, जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, वहीं से ये बात निकली है। तो लेट मी शेयर दी स्क्रीन। आई थिंक स्क्रीन चेंज हो गई अभी। हाँ चेंज हो गई। अच्छा जी, ओके। सो ठीक है जी। सो ये जो एक लेटेक्स टूल है, ये ओवरलीफ इज वेरी गुड एक्सेप्शनल टूल। और इसने अभी लेटेक्स को बहुत आसान कर दिया। आप इसको इस्तेमाल करें, इसको एक्सप्लोर करें, टेक इट एज अ गेम, प्ले विद इट, यू विल नो कि किस तरह से चलता है, कैन इम्प्रूव इट। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स से हमने बात कर दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी बीच में बताता रहा हूँ, इसलिए मैं उन पे अभी इनको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। आई कैन गो स्ट्रेट अवे टू दी, ओके। राइटिंग में जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड 3C प्रिंसिपल। 3C प्रिंसिपल या सी क्यूब प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या क्या है? whenever you write, तो write with these three things in mind: clarity, conciseness and correctness। जो भी लिखे क्लियर हो, गड़बड़ ना हो, उसमें कोई झूठ ना हो, उसमें कोई घुमाओ फिराओ ना हो।
क्लियर हो, सिंपल सादी बात, और कम लफ्जों में लिखा जाए। बहुत ज्यादा एक चीज अगर 2 लाइनों में लिख सकते हैं तो 20 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। और ठीक बात हो, आधा सच नहीं बताना, चीजें टेलर नहीं करनी है, जो है सो है। रिजल्ट्स आते हैं, आए हैं, नहीं आए तो नहीं आए। दैट इज हाउ इट शुड बी। जी सर अक्सर ये प्रपोजल जो है वो कुछ लोग 30 तक का जमा कर देते हैं, कुछ लोग जमा कर देते हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड है कि ये अच्छा खासा पहले से हम अच्छा खासा लिख रही हो वो अच्छा है। कैलिबस डेवलपमेंट हमारा ये काम में जी जी, ऐसे ही है। टू दी पॉइंट में भी एक स्टैंडर्ड, एक इतना मिनिमम, एक मिनिमम बेंचमार्क तो होना चाहिए ना। तो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 15 एक पेजेस जो हैं वो होते हैं, क्योंकि अगर आप इससे कम लिख रहे हैं, इट मीन्स आप फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाल ही नहीं रहे। ये भी नहीं ना कि 2 पेजेस पे आप जमा करा देंगे जी, 4 पेजेस का या 5 पेजेस का, इवन 10 पेजेस भी कम है। 15 पेजेस तक इस मीन्स के आपने सुटेबली सारे रेफरेंसेस या कुछ रेफरेंसेस जो कि इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड किए हैं, उनकी डिटेल्स भी डाली है थोड़ी थोड़ी। कंसाइसनेस का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ही छोड़ जाओ, जरूरी चीजें भी छोड़ जाओ, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जरूरी चीजें आपके सामने है, उस जरूरी चीज के अंदर से जो कंटेंट बताना है वो टू द पॉइंट बताया, उसके बारे में स्टोरियां नहीं लिखी, ये बात है। ठीक है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्लूजन ऑफ ऑल द नेसेसरी थिंग्स एंड इंक्लूजन ऑफ concise information about that necessary thing. So this makes a suitable length which should be there. ठीक है। सो ये 3C प्रिंसिपल है। इसके ऑन द अदर हैंड 3C प्रिंसिपल तो आपने फॉलो करना है। देयर आर सर्टेन एनिमीज व्हिच यू शुड अवॉइड, व्हिच आर ऑपोजिट ऑफ द 3C's। रेपिटिशन, आपने एक बात बयान कर दी, बता दी, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा उसी को कहना शुरू कर दिया, ये रेपिटिशन नहीं करनी। एग्जेजरेशन, बहुत तारीफें कर रहे हैं आप, यार ये तो सबसे अच्छा काम कर दिया मैंने, इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, समथिंग वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। एग्जेजरेट नहीं करना, बी हम्बल इन योर राइटिंग। ठीक है इकरा, समझ आ रही है? एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी से मुराद ये है कि आप क्लियर नहीं है, आप बस शकू को शुबात में बात कर रहे हैं, कभी राइट की मारते हैं, कभी लेफ्ट की मारते हैं। अच्छा, ठीक है, बारात में तो जा सकते हो, मैं कुछ और समझ रहा था। ठीक, अच्छा एक काम करना तुमने, अब ये आज ठीक करवाना, इस बंदा जो ना उसको कह के जाओ कि यार ये आज ठीक करके, ये हर एक को मसला कर। ओके, देन द लास्ट थिंग इज, ये क्या चीज होती है? आपने बोला है इतना जोर से, नहीं तो फिर बताइए ना अभी क्या होता है ये? क्या मतलब है लिखने में, क्या चीज है जो कि ये चीज लेकर आती है, जिसका रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का नाम देते हैं। कब कोई चीज रिडंडेंट होती है, इसमें और रेपिटेशन में क्या फर्क है? ये सवाल जी, आप बताओ। एनी अंडरस्टैंडिंग? रेपिटेशन तो ये ना कि बार बार रिपीट होना, बेशक काम की बात भी है। हाँ, तो इसमें अब रिडंडेंसी ये होती है कि ऐसी चीज जो कि रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट चीज है, यूजलेस इंफॉर्मेशन है, और आप उसको यहाँ पे डाल रहे हैं, चाहे रिपीट ना भी कर रहे हो, बस डाल भी रहे हैं, तो वो गलत गलत है ना। मतलब आपकी बात थी शायद किसी एक टॉपिक पे आपने शुरू की, और आपने साथ ही बात करनी शुरू कर दी कि यार आजकल पाकिस्तान में जो है ना वो सियासी निज़ाम ठीक नहीं है। मतलब होता है ना, अक्सर लोग चलते बात एक पे शुरू करते हैं, साथ साथ चेंज मार के एक और जगह पे आ जाते हैं, जो कि जिस मसले पे बात हो रही होती है उससे ताल्लुक कोई नहीं होता उसका, तो उसको हम कहते हैं यार रिडंडेंट बातें ना करो ना, जो बात कर रहे थे वो तो इस पे फोकस करें, वो फोकस फोकस बात होनी चाहिए, और फोकस बात में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इररेलेवेंट चीज है वो होनी नहीं चाहिए, उसको आना नहीं चाहिए। तो लिखने में और बोलने में दोनों में अवॉइड करना है। तो दीज आर दी 4 थिंग्स विच वन मस्ट अवॉइड। ये 3 चीजें आपने रखनी है, ये 4 चीजें आपने अवॉइड करनी है। इन्हीं की डिटेल आगे दी हुई है, ये आप मैं ऑलरेडी स्लाइड्स शेयर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज जो है ये अलाउड है। अगर आप किसी से अपनी अंग्रेजी ठीक कराना चाहते हैं, अंग्रेजी के अलावा आप ग्रामर ठीक कराना चाहते हैं, उसकी पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो दुनिया अलाउ करती है। ठीक है। और उसकी एक लिंक मैंने शेयर किया, एल्सेवियर का एक लिंक भी शेयर किया हुआ, अगर आप समझते हैं कि जी कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा,
आपको फिर भी कुछ चीज लिखनी है तो आप इनको अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, वट एवर यू हैव रिटन, किसी भी जुबान में लिखा हुआ है ये भी उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे अंग्रेजी का, और अच्छी उसकी टेक्निकल इंग्लिश बना देंगे, बट दे विल नॉट राइट इट फॉर यू। आई मीन टू से कि लिखना आपने ही है, ये उसको ठीक करेंगे। वो जो एक वो है ना दूसरा ग्रुप जो चल रहा है दुनिया में कि जी मैं आपके लिए थीसिस लिख देता हूँ, वो भी एक ग्रुप है, वो अलाउड नहीं है, वो अनएथिकल है। ठीक है, उस तरह के लोग भी काम कर रहे हैं, बट ये वो लोग हैं जो कि आपकी अपनी आपकी डॉक्यूमेंट को ठीक करते हैं, तो इनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। ये कुछ लिस्ट यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हुई है, ये दे आर दी रिलायबल सोर्सेज एज पर एल्सवेयर पब्लिशर, उन्होंने इनको इंक्लूड किया हुआ। अच्छा, एक और मिस्टेक जो हम करते हैं, बड़ा कॉमन मिस्टेक है ये, एब्रीविएशन जो है सिर्फ उस वक्त दी जाती है। एब्रीविएशन क्या होती है इकरा? क्या होती है एब्रीविएशन, कहते हैं किसको? जी समर, किसी आपने एक लफ्ज है वो आपने आगे बार दोबारा इस्तेमाल करना है, सेट ऑफ लफ्ज है, फिर यूज करना है, फिर यूज करना है, नहीं एक चीज बार बार आ रही है डॉक्यूमेंट में तो इसको आप एब्रीविएट कर लेते हैं, उसका मुखफ़्फ़फ़ बयान कर लेते हैं शॉर्ट में, पीआईए, या तो आप लिखेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या पीआईए लिखेंगे, तो आप कहते हैं एब्रीविएट करें। ठीक है, तो एब्रीविएशन हमारे डॉक्यूमेंट में बाज़ औक़ात हमने डिफाइन करनी होती है, लेकिन ये याद रखें एब्रीविएट सिर्फ उसको किया जाता है जो आपकी डॉक्यूमेंट में मिनिमम 5 दफा आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है कोई? नहीं दिया हुआ, लेकिन 5 टाइम्स अगर तो आप समझते हैं कि एक सेट ऑफ वर्ड्स 5 टाइम्स आना है आगे, तब तो एब्रीविएट करें, नहीं तो नहीं जरूरत है। ये नहीं है कि एक दफा अभी आपने पहला लफ्ज ही यूज किया, उसके अलावा यूज ही नहीं किया, उसको एब्रीविएट कर दिया वहां पे। Abbreviation is always only for those words which are going to repeat at least 5 times in your documents. And then once you abbreviate, फिर ये नहीं करना कि आगे जाके फिर दोबारा पूरा लफ्ज लिखते हैं, बड़ी लोग गलतियां करते हैं। ओके जी, पहले एब्रीविएट कर दिया, बाद में फिर फुल यूज कर लिया, तीसरी दफा जाके फिर एब्रीविएट कर दिया। ये ऐसे हैं, ऐसे शहजादे और शहजादियां होती है कि जो एक दफा उनको समझ आनी चाहिए, वो असल में पढ़ते नहीं है, खुद लिखते नहीं है, किसी और से लिखवाते हैं, कट पेस्टिंग करते हैं ना, वो पता ये इन्हीं चीजों से पता चलता है। तो वंस यू एब्रीविएट देन यू शुड नो कि मैंने एब्रीविएट कर दिया, अब आगे जब ये लफ्ज आएगा मैंने एब्रीविएशन यूज करनी। या ये नहीं करना कि वहां जाके दोबारा एब्रीविएट कर देना, पहले भी करके आए वो फिर एब्रीविएट कर रहा हूँ यार, मतलब तरीका तो यही है ना कि एक दफा कर दिया काफी नहीं। फिर ये कि एक गलत अंडरस्टैंडिंग एब्रीविएशन में ये होती है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश फ्लो में जो लफ्ज वाकई कैपिटल हो वो तो रखें, अननेसेसरी कैपिटलिज्म यूज नहीं करना। पाकिस्तान का पी बड़ा होता है, ठीक है, आप उसको एब्रीवेट कैपिटल पी से लिखे पाकिस्तान और आगे कैपिटल पी यूज करें। इंटरनेशनल का आई छोटा होता है, तो आई छोटा लिखें, आई को कैपिटल ना करें। ठीक है, एयरलाइंस का ए छोटा होता है अंग्रेजी के अंदर, छोटा लिखें। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक वर्ड है यूबिक्विटन प्रोटिसियम सिस्टम। अब ये फ्लो में इंग्लिश का करेक्ट वर्ड ये है स्मॉल लेटर्स के साथ, इसको एब्रीवेट कर दिया, कैपिटल या स्मॉल आपकी मर्जी है, कैपिटल कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा नीचे वाला लफ्ज गलत है कि आपने चूंकि कैपिटल एब्रीविएट करना था तो आपने हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, ये गलत तरीका है। दिस इज नॉट द एकेडमिक इंग्लिश। समझ आई बात? नहीं आई तो गलत है ना, ये सरकारी इदारों में स्पेशली ऐसे ही होता है, तो ये गलत तरीका है। अंग्रेजी जो है वो फ्लो में चलती है, फ्लो में जो उसका करेक्ट तरीका है वही फॉलो करे, एब्रीविएट जो भी करे। ठीक है जी, एब्रीविएशन की गलतियां चेक रखना है। ये तो होगी आज हमारी मिस्टेक से रिलेटेड। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि हम बताते हैं। एक है जी कवर लेटर। कवर लेटर ये होता है कि आप जब अपना कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजते हैं तो आप डॉक्यूमेंट तो टेक्निकल होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन नहीं करते रीडर के लिए, जो कि साइड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसे हम कवर लेटर में कवर करते हैं। कवर लेटर इज लाइक आपने से एक एप्लीकेशन अपने बॉस को देनी है, तो एप्लीकेशन तो अलग लिखी जाएगी,
लेकिन एप्लीकेशन के बारे में कि ये फलां बंदे की एप्लीकेशन है, इस वजह से लिखी गई है, और मे भी पहले भी कहीं जमा मैंने कराई थी, वहां से ये जवाब आया था, यानी ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो कि उस एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है, वो आप एक कवर लेटर लिखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फलां फलां बंदा इज अटैच्ड फॉर समथिंग। एक जो आप ईमेल जब लिखते हैं, ईमेल में अटैचमेंट जो होती है वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होती है, ईमेल जो लिखी जाती है वो कवर लेटर होती है ना। तो ईमेल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो कवर लेटर इज ऑलवेज रिटन सेपरेट व्हेन एवर यू सबमिट एनीथिंग। तो वंस यू सबमिट योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, वंस यू सबमिट योर थीसिस डॉक्यूमेंट, वंस यू सबमिट योर रिसर्च पेपर्स, तो जिनको सबमिट कर रहे होते हैं उनको आप एक कवर लेटर भी देते हैं साथ कि ये इसमें वो डिटेल होती है जो कि उस मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होती, इसको हम कवर लेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर है, आपने सबमिट किया, और आपको पता है कि मैंने किसी और जर्नल में सबमिट किया था, वहां से कुछ रिव्यूअर कमेंट्स आए थे, मैंने वो भी एड्रेस किए। अब वो मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा तो नहीं होंगे ना, आप अलग से बता देंगे जी कि ये पेपर मैंने 2023 में इस महीने में फलां जगह सबमिट किया था, वहां पे भी कुछ कमेंट्स आए थे, वो कुछ ऐसे थे, उनको मैंने एड्रेस किया है, और अब ये डॉक्यूमेंट दोबारा भेजा। अपने बारे में बता देंगे जी मैं फलां जगह पे हूँ, ये करता हूँ, ये कर रहा हूँ, ये रिसर्च डोमेन है मेरा, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फलां फलां फलां। every that thing which is not part of your main document but you would like to mention it to the reader, पढ़ने वाले को आप बताना चाहते हैं, उसको आप कवर लेटर में लिखते हैं। You can make it part of your email, or you can write a separate document titled as cover letter, which you can submit along with your main document. लाइक अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट मियाँ साहब आप भेज रहे हैं ना, तो आप उसके बारे में कुछ ऐसी चीज बताना चाहते हैं जो कि पता हो मुझे, आपके सुपरवाइजर को या किसी और टीम को, तो आप एक कवर लेटर लिखेंगे जिसमें वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि ये जो मैंने चीज भेजी है उसमें ये कुछ चीजें भी हैं जो कि आपको मैं चाहता हूँ कि बता दूं। ऑप्शनल होती है, बट इट इज बेटर टू राइट इट फॉर क्लैरिटी पर्पसेस। इंप्रेशन इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन कि यू आर राइटिंग, आप फॉर्मल हैं, आप फॉर्मल तरीके से अपने काम को लेके चल रहे हैं। एक है ना कि बस ठक मारी डॉक्यूमेंट पढ़ ले भाई, तेरी मर्जी, पढ़नी नहीं पढ़नी, एक तरीका ये है। एक है कि आप, यार ये है लेकिन इसमें ये डिटेल्स भी हैं, इस तरीके से इस मकसद से लिखी गई है, कुछ डिटेल बता दो ऐसे ऐसे। तो हर जगह कवर लेटर एक हिस्सा होता है। हाँ हाँ, तो कवर लेटर इज टू कन्वे, इज टू I would say give a formal feeling to the reader, so it is important to give it। और ये कुछ चीजें यहाँ जैसा मेंशन है, ये या कुछ और आप मेंशन कर सकते हैं इन योर कवर लेटर। ओके एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आपको कोई रिविजन दी जाती है, लाइक आपने अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट, आपको भी आपका ये एक प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें उसने आपको कुछ कमेंट्स दिए हैं, गलतियां बताई हैं, यही सेम चीज होगी जब आप थीसिस जमा कराएंगे, फिर गलतियां पता चलेंगी, आप लिख लेंगे। यही होगा जब आप रिसर्च पेपर्स जमा कराएंगे, गलतियां बताएंगे रिव्यूअर्स आपको, अब आपको गलतियां पता चल गई, अब क्या तरीका होना चाहिए रीसबमिट करने का। तो उसका एक फॉर्मल तरीका है, उसको हम नाम देते हैं वी ऑलवेज गो एंड सबमिट रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर। और रिस्पॉन्स से पहली स्टेज पे सुपरवाइजर को भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं ना कि ये तो भी आपके केस में ईसीपी ने गलतियां निकाली है, इससे पहले सुपरवाइजर ने भी कुछ गलतियां निकाली थी, 6 चीजें बताई थी आपको, 8 चीजें बताई थी, ठीक है। ये सेकंड स्टेज आ गई है, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, बट हर जगह पे यानी कहना ये चाहिए कि हर जगह से कुछ ना कुछ आपको कमेंट्स मिलेंगे। अब आपने उनको रीसबमिट करना है, तो एक चीज तो आपकी रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट होगी, always be revised document which would supposedly covering all the points which have been given to you। और आप उसको ऐसे मेंशन करेंगे जी कि मैंने उसके अंदर हाईलाइट कर देंगे, आप जो नई चीज होगी उसको आप रेड कर देंगे या येलो कर देंगे कि ये नई चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रिवाइज सबमिशन। लेकिन साथ ही साथ अब जो कमेंट्स जिसने दिए थे उनके जवाब भी जाने चाहिए, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट कमेंट देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। आप मेंशन करेंगे जी पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, लाइक मैं आई वुड से ये रिव्यूअर कमेंट टॉप पे लिखा हुआ है, ये उसका कमेंट है, आपके वो रिव्यूअर है जो ईसीपी वाला है, डॉक्टर फला फला, कमेंट नंबर 1, पूरा कमेंट लिखा। नीचे आपका जवाब आएगा कि ये मेरा जवाब है। अब से आप उसका जवाब ये था कि आपने अपनी मेन डॉक्यूमेंट में कोई 2 पैराग्राफ ऐड करने थे, कोई सेक्शन ऐड करना था, कोई इक्वेशंस ऐड करनी थी,
तो आप वो पेज नंबर सेक्शन नंबर बताएंगे और कहेंगे जी कि मैंने ये आपके जो पॉइंट था ये वहां पे एड्रेस किया है, इन पेज नंबर के ऊपर आप जाके देख लें। तो every point of your reviewers, again I'm repeating, may it be your ECP committee, may it be your supervisors, to start with your supervisor, he will give you some comments. So once you resubmit him, send your revised document along with response to his comments. So each point followed by the comment or your action. Next point your action, next point your action. तो ये एक डॉक्यूमेंट अलग बनेगी, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स या रिप्लाई टू रिव्यूअर कमेंट्स, राइट। सो इस केस में आपने हफ्ते के बाद उनको रीसबमिट करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहले एक डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करेंगे, दो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। एक अपनी रिवाइज्ड प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स एड्रेस्ड एंड हाईलाइटेड इन दैट डॉक्यूमेंट, प्लस सेकंड डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स टू इवेल्युएटर्स कमेंट। इन दिस केस इवेल्युएटर्स है आपके, पहला इवेल्युएटर, उसका पॉइंट जवाब, पॉइंट जवाब, पॉइंट जवाब, दो डॉक्यूमेंट्स। ये आप अपनी प्रेजेंटेशन से पहले उनको भेज देंगे ताकि जो प्रेजेंटेशन पे आपकी आए तो पढ़ के रहे, और हो सकता हो कि ऐसे सब ठीक कर दिया, प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं। सही है जी। सो दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर करियर्स, याद रखें इसको। हर जगह पे जब आपको कोई क्रिटिक करे और कहे जी कि रीसबमिट करें, तो आपको हमेशा ऐसे सबमिट करना चाहिए कि रिवाइज डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्स टू क्रिटिक, हर क्रिटिक पॉइंट का रिस्पॉन्स बनाए उसका। अच्छा, बनाते हुए ख्याल क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपको कमेंट दे रहा है ना, वो हो सकता है इतना एक्सपीरियंस ना हो सकता है उसका एरिया इतना ना हो सकता है वो गलत बात कर जाए, हो सकता है ऐसे। लेकिन इसका जवाब देने का तरीका ये नहीं है कि उसको आप बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, यार तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं तो 20 साल जो है वो पीसी में काम करता रहा हूँ, मैंने जो ना एचईसी में इतना काम किया है, तुम्हें पता ही नहीं यूनिवर्सिटी में कहाँ से आ जाते हो। तो और लोग इस तरह की बातें सोचते हैं ना, ये गलत तरीका है। आप तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तमीज के दायरे में रह के, कंसिडरिंग के उसका एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल है और वो कुछ सोच रहा है तो ठीक ही सोच रहा हो, और आप उसको विद रेफरेंस, अगर वो गलत भी कह गया, विद रेफरेंस उसको हाईलाइट कर दें कि आपका बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ऐसे होना चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस है। अब पढ़े यहाँ पे देखें, ये दो जवाब दिए हुए, एक ही टाइप का कमेंट था, एक बंदे ने एक तरह से जवाब दिया, दूसरे बंदे ने दूसरी तरह से जवाब दिया। तो जो पहला जो तरीका है जवाब देने का वो गलत तरीका, जो दूसरा तरीका है वो ठीक तरीका। सिर्फ जस्ट हैव अस डेवलप अ सेंस। ऑनलाइन सबको नजर आ रहा है जी ये? जवाब नहीं दे रहे जी। यस जी सर, आ रहा है। ओके, आपको मेरी बात भी समझ आ गई जो मैंने बताई है, एज फार एज रिस्पॉन्स टू रिव्यू और कमेंट्स आर कंसर्न? से समझ आ गया। नसीर, आजकल तुम्हारा वो दोस्त नजर नहीं आ रहा ऑनलाइन? सर कौन सा दोस्त? जो दोस्त है उसका नाम तो तुम्हें पता होगा ना? सर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है ऑनलाइन। कोई भी नहीं है? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल। तो एक मिनट मैं तुम्हें नाम बताता हूँ। फैजान। सर नहीं, मेरे दोस्त नहीं है वो, लेकिन वो मेरे साथ ऑनलाइन होते हैं। अच्छा चलो, फैजान आजकल गायब है, जरा उससे पूछिएगा किधर गायब है। जी सर, मैं पूछ के बता देता हूँ। ओके जी। सो अगर ये चीज क्लियर है तो आई होप आपको आइडिया हो गया कि जवाब जब दे रहा है तो आपने सुटेबली जवाब देना है। चाहे आप माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, वो बेचारा उसको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपने जवाब जो है वो रिस्पेक्टफुल तरीके से और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स रेफरेंस के साथ दें, वो मान जाएगा। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, उनको समझ आ जाती है कि यार ये क्या कहने की कोशिश की है इसने। बदतमीजी से कहेंगे तो वो बुरा भी लगेगा और आपको नुकसान होगा उसका। तरीके से बताएंगे तो उसको समझ भी आ जाएगी और आपकी बात जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो अगर ये रिव्यूअर्स के, यानी आपको पोस्ट
रिवीजन, पोस्ट रिवीजन बहुत सारी होती हैं, उन सब के पर्सपेक्टिव से आपको बात समझ आ गई है। तो लास्ट पॉइंट इसमें जो आज का मैं कहूंगा, क्योंकि मैं इसको आज क्लोज करूंगा जल्दी, वो ये है कि जब आप अगर से कहीं भी आपकी कोई रिजेक्शन होती है किसी बात के ऊपर कि जी ठीक नहीं है, रिजेक्टेड हो गया, तो उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। Always take it positively. It means if somebody has rejected your proposal, your thesis, your work, then he or she must have highlighted lot of clarities, lot of additional points, lot of improvements. Those improvements are necessary. उनको आप कर ले, बात खत्म। उससे आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। कल को ये ज्यादा चीज बुरी है कि आपका काम एक्सेप्ट कर लिया जाए और कल को जो पढ़ के वो कहे यार कि ये मियां शाहिद ने क्या किया था, तो ऑल वेस्ट ऑफ टाइम था। समझ रहे ना? तो वो ज्यादा बुरा है। वो अगर आप उसे सुनेंगे ना कल को, आज से 2 साल बाद, कि ये फलां लड़के ने एक थीसिस किया था, इसने इसने तो कुछ किया ही नहीं था, तो वो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। ये इतना बुरा शायद ना लगे कि आज अगर ईसीपी के 4 मेंबर आपकी 50 खामियां निकाल दें, ये ठीक करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, एट दी ऑनसेट बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसका लॉन्गर टर्म में आपको ज्यादा फायदा है कि आपका काम इतना सॉलिड हो जाता है इन चीजों से, इन छोटी छोटी चीजों से, कि कल को कोई बात ना उस पर हाथ नहीं उठाएगा। वो कहेंगे यार कि ये जो शायद काम करके गया ना, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ठीक है? सो दिस इज फॉर एवरीबडी, वेन एवर इफ समबडी इन योर लाइफ, ये सिर्फ इस पे नहीं है, हर जगह जहां पे भी आप रिजेक्ट होते हैं, इससे मायूस नहीं होना होता। इससे नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं जिंदगी में। वेन एवर यू आर रिजेक्टेड एनीवेयर इन योर लाइफ, इट ओपन्स मेनी अपॉर्चुनिटीज। चाहे आप वो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी मरहले पे हो, किसी भी वजह से हो, ऑलवेज टेक एक्सेप्ट रिजेक्शन विद प्राइड, यू विल improve in your life. एथिकल इश्यूज हैं ये, इंशाल्लाह हम आपकी नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशंस के साथ इसको हम कवर करेंगे। ठीक है? दिस इज द लास्ट टॉपिक विच विल बी कवरिंग टुडे। दिस इज द 13th वीक, सो होपफुली नेक्स्ट वीक 14th वीक है। तो हम 14th वीक में आप में से जो लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, दे कैन प्रेजेंट। 15th वीक इज अल्टीमेटली लास्ट वीक। तो आई वुड बी हैप्पी कि अगर ऑलमोस्ट हाफ लोग अगली क्लास में प्रेजेंट कर दें, और जो प्रेजेंट करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट। सो प्रपोजल डॉक्यूमेंट लिखना भी है फिर अकॉर्डिंगली। वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट आप लिखें, लिख के उसका प्लेजरिज्म चेक मुझसे करा लें, और उसी पे प्रेजेंटेशन बनानी है। और सैंपल जो है वो मैं ऑलरेडी आपको पिछली प्रेजेंटेशन में दिखा चुका हूँ। ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो दोबारा पूछ सकता है, और उसको हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये कि सैंपल्स शेयर हुए में बताया हुआ भी है, उस पर आप बनाएं। उसमें फर्दर जो गलतियां होंगी मैं समझूंगा कि ठीक नहीं है, तो मैं आपको फिर एक चांस दूंगा एग्जाम के बाद भी। ठीक है? बट ये कि उससे पहले एक प्रेजेंटेशन सारों को, दिस इंक्लूड्स एवरीबडी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज इन लाइन पार्टिसिपेंट, या जो हमारे ऑन कैंपस आते हैं। सबसे अच्छा ये है कि अगर ऑनलाइन भी एक वीक के लिए आके इधर प्रेजेंट दे सकते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। फेस टू फेस में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, अच्छी होती हैं, और आपको ज्यादा अच्छा ग्रेड मिल जाता है। ऑनलाइन में आप बहुत सारी चीजें उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, मजबूरी है तो मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करें। बट अगर ये कि ऑनलाइन में जो लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम लोग जरूर आए, आके इंटरेक्ट करें। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जो कि इंटरेक्शन में शायद उस दिन क्लियर हो जाएंगे, और आई विल बी एट बेटर लेवल टू डिसाइड कि आपने कैसा काम किया। ये मेरी तरफ से है। अगर आप किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं जी, कोई सवाल करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। नहीं? जो मेडिकल रेसिडेंस कौन सी मैनेजमेंट का जो कैटेगरी चाहिए वगैरह के बाद तो ठीक। चलें जी, ओके। देर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन जो लोग हैं उनकी तरफ से भी, और अगर आप भी ऑल क्लियर हैं, आई एम हियर। अगर आपका स्टिल कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हम 12 बजे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे हम सबको, तो मुलाकात हम दोबारा करेंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, टेक केयर।